दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, यह लोकतंत्र के मंदिर में ही तय होना चाहिए। राहुल गांधी का यह एक ऐसा दांव है जिससे सरकार पशोपेश में है। सही मायने में कहें तो लोकसभा के स्पीकर भी सोच रहे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी सोचने पर मजबूर होंगे कि अब उन्हें लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि संसद में कही गई एक एक बात को लेकर राहुल गांधी अब भी टिके हुए हैं। जिन बातों का जिक्र उन्होंने लंदन में किया उस पर भी राहुल गांधी टिके हुए हैं। यह अलग बात है कि संसद में दिए गए भाषण के 18 हिस्सों को हटा दिया गया, यानी आने वाले वक्त में लोग ये जान नहीं पाएंगे कि अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर उठाया वो सवाल कौन से थे, क्योंकि जब उसे स्पंज कर दिया गया यानी उस लाइन को हटा दिया गया तो उसके बाद वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होती नहीं है। लेकिन दोबारा अगर राहुल गांधी को बोलने दिया गया तो राहुल गांधी पुरानी बातों का दोबारा जिक्र करते हैं तो क्या फिर से उसे स्पंज किया जाएगा? या जिन बातों का जिक्र लंदन में किया गया है अगर उन्हीं बातों को वह संसद के भीतर दोहराते हैं तो सवाल होगा क्या उसे स्पंज किया जाएगा या उस पर सहमति होगी या उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। सरकार फंस चुकी है। सही मायने में कहें तो यह एक ऐसा दांव है जिसमें उन बातों पर अगर गौर करें जिसका जिक्र आज चंद मिनटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह कहकर किया कि मैं दरअसल संसद सदस्य हूं और 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, तो बतौर पार्लियामेंट्री मुझे पहला जवाब तो पार्लियामेंट के भीतर ही देना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। और इसीलिए मैं आज स्पीकर से मिला और लोकसभा अध्यक्ष मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कल तक इंतजार करना चाहिए और कल तक इंतजार हम लोग करते हैं। उसके बाद जानकारी देंगे कि दरअसल हमने जो लंदन में कहा और पार्लियामेंट के भीतर जो इससे पहले कहा था उसको लेकर अब वो क्या सोचते हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिन पन्नों को अगर खोला जाए तो पहला सवाल जो आज राहुल गांधी ने चंद मिनटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिया वो शायद भारत की राजनीति का सबसे घातक सवाल है या राजनीतिक तौर पर सबसे तीखा हथियार है। अडानी और मोदी के रिश्ते क्या हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से बीजेपी बचेगी या खुले तौर पर इस देश ने अडानी और मोदी को जो अलग अलग जगहों पर देखा और अडानी के नेटवर्थ को बढ़ते हुए देखा और दुनिया भर में जब यह रिपोर्ट आ गई कि कैसे शेयर बाजार के भीतर घोटाला और घपला हो गया तो भी सरकार ने कहीं भी उफ नहीं की और किसी जांच की दिशा में वह बढ़ नहीं पाई और जेपीसी की मांग होती रही लेकिन सरकार खामोश रही। तो ध्यान दीजिए 51 दिन हो चले हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि खुले तौर पर कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, हम लोग जीरो टॉलरेंस में रहते हैं, ना किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा का जिक्र कई रैलियों में किया गया है। तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें राहुल गांधी को अब पार्लियामेंट में अगर बोलने दिया जाता है तो जाहिर है वो लाइव होगा, उसे देश के तमाम न्यूज चैनल काटेंगे यानी दिखाएंगे और दिखाते वक्त राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे होंगे वो दोबारा देश के सामने जाएगा। बीजेपी उसका विरोध करेगी ठीक उसी तरीके से जैसे आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 40 मिनट के भीतर ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें रविशंकर प्रसाद सामने आए, बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वो 3 बातें थी। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो फिर इस तरीके के आरोप का क्या मतलब है। दूसरी बात जो उन्होंने अमेरिका और यूरोप से कहा कि भारत में वो हस्तक्षेप करें, क्या ये भारत को लेकर और भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर हमला नहीं है। और तीसरी ये कि कांग्रेस के दौर में जो कुछ जिस तरीके से होता रहा अब वो नहीं हो रहा है तो शायद इससे सिमटती हुई कांग्रेस को कहीं कोई बूटी नहीं मिल पा रही है कि वो दोबारा जीवित हो पाए। लेकिन ध्यान दीजिए अडानी से मोदी के रिश्ते क्या हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री के रिश्ते क्या हैं। यह ना रिश्ते और रिश्ते के बीच की कड़ी दरअसल 2013 से उस
चार्टर्ड प्लेन से शुरू होती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले सफर कर रहे थे। और 2019 के बाद से जिस रफ्तार से नेटवर्थ अडानी ग्रुप का बढ़ा, जब भारत की जीडीपी नीचे जा रही थी कोर सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक में, तब यह सवाल आगे बढ़ता चला गया, यह कौन सी इकोनॉमी है जिसमें कॉरपोरेट को लाभालाभ होता चला जाए। तो क्या वाकई इन सारी परिस्थितियों को पार्लियामेंट के भीतर बोलने की इजाजत दी जाएगी, या फिर बोलने दिया जाएगा और उसके बाद फिर से स्पंज कर दिया जाएगा? और जब स्पंज कर दिया जाएगा तो फिर से यह सवाल उठेगा कि पार्लियामेंट के भीतर ही जब लोकतंत्र है नहीं और बातों को मिटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दस्तावेजों से गायब कर दिया जाता है, तो यह कौन सा लोकतंत्र है? दरअसल आज चंद मिनटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंदन का वक्तव्य और उससे पहले पार्लियामेंट में दिया गया भाषण, और इस दौर में बीजेपी का सीधे हमला राहुल गांधी पर, इस दौर में बीजेपी के 4 बड़े मंत्रियों का हमला सीधे तौर पर राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी को लेकर 4-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र। इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब भाषण दिया तो उस वक्त कई सांसद एक साथ निकल कर आए, खुलकर कहा। उसमें रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो निशिकांत दुबे यह नोटिस दे रहे थे। निशिकांत दुबे दरअसल उस जगह से चुने जाते हैं जिस जगह पर अडानी का पावर प्लांट भी है, यह गोड्डा का इलाका है, और वहां के पावर प्लांट को लेकर बांग्लादेश में बिजली भेजनी है। उस बिजली को लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति की और राहुल गांधी ने आज उसी बात का जिक्र किया कि यह कैसी व्यवस्था है जिसमें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी अडानी के साथ समझौते में क्यों नजर आती है। लेकिन बहरहाल पहले सांसदों का जिक्र। निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, 2 मंत्री भी खुलकर सामने आए, स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू। उसके बाद जब उन्होंने कैम्ब्रिज में जिन बातों का जिक्र किया या लंदन प्रवास के दौरान जिन बातों का जिक्र किया, उसमें 4 मंत्रियों का जिक्र है। उसमें राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, किरण रिजिजू कानून मंत्री देश के, प्रहलाद जोशी संसदीय मंत्री। इन्होंने पार्लियामेंट के भीतर आवाज उठाई। जो राहुल गांधी ने कहा वह गलत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा जब आपने सदन में कह दिया तो मुझे सदन में ही जवाब देने की इजाजत तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री हूं, 4 बार से चुना गया हूं। तो ऐसे में मेरी इजाजत को खत्म करना यानी लोकतंत्र नहीं है क्या? फिर यह सवाल उलझ गया सरकार के मत्थे। और इसके अलावा कई जगदंबिका पाल होंगे, कई नेता भी निकल कर आए, गिरिराज सिंह होंगे, या फिर स्मृति ईरानी भी मंत्री के तौर पर, उन्होंने भी बाहर आके जिन बातों का जिक्र किया, सब ने कुछ कुछ बातें कही। महत्वपूर्ण यह है कि पार्लियामेंट के भीतर बोलने की इजाजत कल राहुल गांधी को दी जाए या ना दी जाए। देने पर वो सारे पन्ने खुलेंगे। उस पन्ने के खुलने का मतलब बहुत साफ है कि उन बातों का जिक्र हो जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी यानी कॉरपोरेट और सत्ता के बीच का एक ऐसा नेक्सस जो खुली किताब के लिए देश के भीतर हर पन्ने को हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन उन बातों को पार्लियामेंट में इसलिए छुपा दिया जा रहा है कि यह कहीं डॉक्यूमेंटेड ना हो जाए, आने वाले वक्त में इस बात का जिक्र ना हो। तो क्या वाकई इससे लोग अनभिज्ञ हो जाएंगे या कल वाकई फिर से बोलने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने तौर पर कहते कहते कहा कि मुझे नहीं लगता मुझे बोलने देंगे, क्योंकि मैं फिर भी होपफुल हूं कि मुझे बोलने दें। और पब्लिक में जब सारी बातें मौजूद है तो फिर डर किस बात का? अगर ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समझे तो उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री ही जब जब विदेश गए हैं तब तब देश के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया है, और उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया में अपने अकाउंट से और अलग माध्यमों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम चीजों का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहां क्या देश के खिलाफ बोला। तो राजनीतिक तौर पर यह शायद भारत के भीतर की राजनीति एक ऐसी लाइन पर आकर खड़ी हो गई है जहां पे लोकतंत्र का सवाल, जहां पर विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलने की मानसिकता और इन सब के बीच देश के भीतर की अर्थनीति, इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द सारी परिस्थितियां घूम रही है। आज चंद मिनटों में 3 विदेश का जिक्र किया गया।
जब पार्लियामेंट में भाषण दिया गया था तब 6 देशों का जिक्र था। आज उन्होंने कहा श्रीलंका, राजपक्षे का नाम लिया। उन्होंने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री या सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री का नाम लिया उन्होंने कि उन्होंने दबाव बनाया, कैसे पोर्ट को लेकर अडानीज के साथ समझौता हो। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एसबीआई चेयरमैन की मौजूदगी, अडानी की मौजूदगी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और वहां पे जब माइंस मिलती है, प्रोजेक्ट मिलते हैं तो $1 बिलियन लोन दे देती है एसबीआई। ये कौन सी स्थिति थी। इस दौर में बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ है उसका भी जिक्र था। डिफेंस का भी उन्होंने जिक्र किया। डिफेंस के समझौते इजराइल के साथ ज्यादा हो रहे हैं। तो यानी इन बातों को अगर कल दोबारा पार्लियामेंट में दोहराया जाएगा तो सरकार बोलने देगी या नहीं बोलने देगी। और वाकई अगर नहीं बोलने दिया जाता है तो क्या वो कल मीडिया के सामने आकर उस कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर कहा मैंने लंदन में कुछ गलत नहीं बोला, और मैंने क्यों गलत नहीं बोला या मुझे गलत क्यों नहीं लगता है, इसका जिक्र मैं पार्लियामेंट में ही करना चाहता हूं। अब यहां पर सबसे बड़ी कड़ी है, उन्होंने कहा क्या। 4 बातें उन्होंने पार्लियामेंट में कहना चाहते हैं जो उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान की। उन 4 बातों में पहली बात है कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश यह नोटिस करने में विफल रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र के मंदिर के भीतर अगर उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो जाहिर है यह लाइन पुख्ता हो गई। और अगर बोलने की इजाजत दी जाती है तो लोकतंत्र की परिभाषा राहुल गांधी किस लिहाज से गढ़ते हैं यह कल सुनना और समझना होगा। अगर उसके जरिए वो बताते हैं कि कॉरपोरेट के साथ आपके संबंध हैं, अगर वो बोलते हैं संस्थानों पर कब्जा है, अगर वो आरएसएस का जिक्र करते हैं, किन बातों का जिक्र करते हैं। क्योंकि लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने एक बात और की थी इसी लोकतंत्र से जोड़कर। उन्होंने कहा था कि दरअसल आरएसएस भाजपा से हम लड़ तो रहे हैं लेकिन उन्होंने तमाम सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है जो एक लिहाज से स्वतंत्र थी। और उन्होंने उदाहरण दिया कि यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में भी संस्थाएं स्वतंत्र हैं। वहां पर जब आप लड़ते हैं तो 2 पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। लेकिन भारत की मुश्किल यह है कि बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ सभी सरकारी संस्थाओं से भी उन्हें लड़ना पड़ता है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। और डेमोक्रेसी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और 4th स्टेट को लेकर एक स्वतंत्रता प्रदान की है कि सभी की अपनी अपनी स्वतंत्रता है और एक दूसरे पर एक चेक एंड बैलेंस रखा है जिससे कोई तानाशाह ना हो जाए। यानी एक ऐसी परिस्थिति रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ऐसी व्यवस्था रही है कि ब्यूरोक्रेसी यानी विधायिका के जरिए जो चीजें इंप्लीमेंट होती है उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्वायत्त हैं, उस पर सरकार का दबाव नहीं है। लेकिन इस दौर में अगर फहरिस्त देखिएगा तो सवाल सिर्फ सीबीआई और ईडी और आईटी भर का नहीं आया, बल्कि सवाल तो इस दौर में इलेक्शन कमीशन तक का आ गया। न्यायपालिका तक को पार्लियामेंट के भीतर और बाहर सवाल उठने लगे कि उनके निर्णयों को कैसे प्रभावित किया जाता है। और यह भी बात आने लगी कि अगर न्यायपालिका में संभाले हुए जजेस जो हैं, अगर वो सरकार से प्रभावित होकर कोई राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाता है, कोई राज्यपाल बन जाता है, तो कैसे माना जाए कि वह जिस दौर में काम कर रहे थे बतौर जज, उस दौर में उस सरकार के अनुकूल वो नहीं थे। क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उनको अगर सरकार कुछ सहूलियत देती है तो वो सहूलियत यूं ही नहीं दी जाती है, तब तो एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में। यह इससे पहले इस रूप में क्यों नहीं होता था, यह भी सवाल उठेगा। तीसरा सवाल उन्होंने बताया जो लंदन प्रवास के दौरान उठाया गया कि भाजपा चाहती है कि दलित, आदिवासी, मीडिया या हर कोई शांत रहे, खामोश रहे, कोई उनसे सवाल नहीं पूछे, क्योंकि वह इस देश को अपने 4-5 करीबियों में सब कुछ सौंपना चाहते हैं। फिर से लौटिया इस परिस्थिति में क्या इसका जिक्र कल पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी दोबारा करेंगे या करने दिया जाएगा, या करने दिया जाएगा तो उसको स्पंज नहीं किया जाएगा, या ये 4-5 करीबियों के अगर डिकोड करेंगे तो उसमें फिर से अडानी का जिक्र होगा। और अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर अगर 18 लाइन इससे पहले स्पंज कर दी गई, हटा दी गई, डॉक्यूमेंटेड ना हो, इस दिशा में काम किया गया पार्लियामेंट के भीतर में, तो क्या दोबारा उसी बात को फिर से सामने लाया जाएगा, यह भी एक सवाल है। और चौथी बात उन्होंने जो कही थी, वहां जाकर उन्होंने कहा था कि चीन ने जमीन ली है, इस पर उन्होंने चुप्पी थाम ली।
लंदन प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने लेकिन कहा चीन से सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है क्योंकि वह बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। इन बातों का जिक्र किया। आज जब जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद आए, 30 से 40 मिनट का वक्त लगा होगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म और आधे घंटे के भीतर रविशंकर प्रसाद की शुरू, जो बीजेपी के सांसद हैं, पटना से जीते हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप को आप कह रहे हैं कि आप भारत के लोकतांत्रिक परिस्थिति में हस्तक्षेप कीजिए, कि यहां लोकतंत्र नहीं है। यह तो पूरी तरीके से माफी मांगनी ही होगी इस पर। और जिन बातों का जिक्र हो रहा है उसमें यह राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इसको अमेरिका समेत दुनिया के लोकतांत्रिक देश नोटिस करने में विफल क्यों रहे। कई सवाल एक साथ उभर रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तत्व यह है कि ये बातों का जिक्र जो है, बातों के जरिए माफी मांगना या नहीं मांगने से तो हल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अडानी और देश के प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों का जिक्र होगा, वैसे ही कलई खुलने लगेगी। और शायद वह कलई ना खुले, इसीलिए इसको डायवर्ट किया जाता है या इसको डायवर्ट किया जा रहा है, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने भी खुले तौर पर कर दिया। क्योंकि जैसे ही आप अडानी एस्पेक्ट के भीतर आते हैं, वैसे ही आपके जहन में इस देश की संस्थाएं आ जाती हैं। ईडी आ जाता है। ईडी ने क्यों काम नहीं किया है शेल कंपनियों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उसने इतने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और ध्यान दीजिए, पहली बार ईडी ने अपने तौर पर अपने बारे में एक पर्चा जारी किया और उस पर्चे के जरिए बताया कि कितने केस उसके पास हैं, कितने एमएलए, एमपी और एमएलसी के केस उसके पास हैं और उसका कन्विक्शन रेट क्या रहा है। तो जब आप मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी का जिक्र करते हैं और जैसे ही अडानीज का जिक्र होगा और अडानीज के जरिए हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का जिक्र होगा, जिसकी दुनिया में धूम मची हुई है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शेयर इसीलिए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैंकों द्वारा पैसा ना लगाने की परिस्थिति अडानी कंपनी में, यह सारी चीज जब उभर कर आई है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सीधा आरोप तो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या इसको बोलने की इजाजत दी जाएगी संसद के भीतर? राहुल गांधी बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे या बोल पाएंगे? नहीं बोलने दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी का सवाल है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में ही एक पार्लियामेंट्री को बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर वो फिर भी बोलते हैं और इजाजत दे दी जाती है, उसके बाद उनकी बातों को स्पंज कर दिया जाता है, फिर वही सवाल उठेगा, आपने स्पंज कर दिया। और अगर दोनों चीजें नहीं होती हैं, यानी बोलने भी दिया जाए और स्पंज ना किया जाए, तो ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। और पार्लियामेंट के भीतर के डॉक्यूमेंटेड स्थितियों को आप राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या हिस्टोरिकली आने वाले वक्त में जैसे गाहे बगाहे बीजेपी आज भी इमरजेंसी का जिक्र कर देती है कि 45, 46, 47 साल पहले देश में इमरजेंसी लगी थी, तो इसमें कांग्रेस को बोलने का हक नहीं है। और देख लीजिए तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में जाकर या पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाकर उस वक्त क्या क्या हुआ था। तो आने वाले वक्त में यह भी बताया जा सकता है कि देखिए किस तरीके से एक कॉरपोरेट मित्र के हक में ना सिर्फ खड़े हुए, बल्कि इस देश की पॉलिसी और गवर्नेंस भी उनके अनुकूल कर दी गई। तो कैसे बोलने की इजाजत दी जाएगी? इस सवाल को लेकर हमें लगता है आज बड़ा महत्वपूर्ण पहले एक हिस्सा छोटा सा समझना चाहिए कि ईडी को क्या जरूरत पड़ी इस दौर में कि वह बताए कि उसके पास कितने केस हैं। ईडी ने जानकारी दी बकायदा कि 205 से हमारा काम शुरू होता है और हमें जो अधिकार दिए गए थे उसमें हम जब जांच करते हैं तो किसी भी अभियुक्त को बुला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। और संयोग से राहुल गांधी से भी 5 दिनों तक ईडी ने 50 घंटे पूछताछ की, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, संपत्ति कुर्क नहीं हुई, मुकदमा अभी नहीं चला उस रूप में, अभियुक्त को बुलाया जरूर गया। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। लेकिन आर्थिक अपराधों के दायरे में जरा ईडी का अपना डाटा देख लीजिए। ईडी कहती है कि हमारे पास 2005 से अभी तक 5,906 शिकायतें आई। इसमें से 176 शिकायतें जो हैं एमपी, एमएलए और एमएलसी की है। यानी टोटल की परिस्थिति देखिएगा तो 2.98% ही होता है। लेकिन दूसरी स्थिति से अगर देखिएगा तो 176 एमएलए, एमपी का मतलब है इस देश के भीतर में लगभग 4,500 के लगभग विधायक होंगे।
इस देश के भीतर में लगभग जो आप पार्लियामेंट्रीज ले लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा 750 संख्या उनकी जोड़ लीजिए, तो उनमें से 176 के खिलाफ कुछ पूर्व भी हैं, उसका जिक्र भी है। और यह भी बतलाया कि दरअसल हम लोगों ने 5,906 शिकायतों में से 1,142 पर चार्जशीट की, 513 लोगों को गिरफ्तार किया और सिर्फ 25 मामलों में सुनवाई पूरी हुई, जिसमें से 24 में सजा हुई है। तो उन्होंने सजा, कन्विक्शन रेट बोलते हैं, देखिए 96%, 98%, 99%, जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि 25 मामलों में से 24 में आप सजा दे रहे हैं, जिसमें 45 लोग दोषी अभियुक्त हैं, जिनसे तकरीबन 36 करोड़ 23 लाख की संपत्ति जब्त भी की गई, यह भी जानकारी दी गई। लेकिन जैसे ही आप ओवरऑल में आते हैं तो 1,142 चार्जशीट में से सिर्फ 25 मामलों में सुनवाई पूरी, और ओवरऑल 5,906 मामलों में से सिर्फ 25 मामलों में सुनवाई पूरी। तो कितना रेट है, किस रूप में है? लेकिन देश की पूरी सियासत ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है, और ईडी इस रूप में मौजूद है जहां पर वो किसी भी सांसद पर हाथ रख दे, किसी विधायक पर हाथ रख दे, तो उसको यह डर सताने लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अब नहीं तो तब हो जाएगी। और गिरफ्तारी का मतलब है 1 बरस तक, उसके बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही यह पावर दे दिया है। तो इस परिस्थिति में लोकतंत्र को परखते हुए राहुल गांधी क्या पार्लियामेंट के भीतर इन सवालों को उठाएंगे? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से हटकर दूसरा सवाल तो इस देश के पीएसयूज का है, एलआईसीज का है, बैंकों का है, और तीसरा सवाल विदेशियों के साथ समझौते, जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा किसी कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने का है। ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को उठाने के लिए परिस्थिति में सरकार इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। या रविशंकर प्रसाद जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी है। ये सारी चीजें ठीक वैसे ही है, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। सिसोदिया से सवाल शराब का पूछा जा रहा था, आबकारी नीति को बता के पूछा जा रहा था, और वो जवाब दे रहे थे नहीं नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है। यही स्थिति सत्यन जैन के साथ थी। वहां पर जब घपले घोटाले का जिक्र हो रहा था तो हो रहा था हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कितना काम किया है। इस परिस्थिति के बीच प्रधानमंत्री को भी क्या उसी फहरिस्त में खड़ा राहुल गांधी करना चाह रहे हैं कि देखिए, सवाल तो अडानी के साथ रिश्तों का है, और आप जांच ही नहीं जब करा रहे हैं तो पूरी गवर्नेंस और गवर्नमेंट अगर एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और उसके रिश्ते आपके साथ चार्टेड प्लेन के भीतर बैठी हुई तस्वीर से पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर इस देश का मतलब क्या कॉरपोरेट और सत्ता नहीं बल्कि अडानी का होना है? ये पहला सवाल है जिसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा, और इस सवाल को दोबारा पार्लियामेंट में उठाने का मौका राहुल गांधी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल जो उसके आगे का है, डेमोक्रेसी का, जिस डेमोक्रेसी का जिक्र बार बार हो रहा है लोकतांत्रिक परिस्थिति में, उसमें पहला अभिव्यक्ति का अधिकार भी होता है और बोलने का अधिकार भी होता है। लेकिन किसी पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट को लेकर जब संवैधानिक परिस्थिति में डेमोक्रेसी का जिक्र होता है, तो फिर लोकतंत्र के मंदिर के भीतर हर उस सवाल को उठाने की इजाजत होती है जिन सवालों को लेकर विपक्ष सोचता है या उसके सांसद किसी मुद्दे को उठाते हैं। शायद सबसे बड़ी परीक्षा कल होनी है, जिस परीक्षा में लोकतंत्र है तो भी फंसे, लोकतंत्र नहीं है तो भी फंसे। यह स्थिति सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।